साउथ अफ्रीका के जंगल शानदार जिंदगी से भरे हुए हैं। बिग कैट्स और एलिफेंट्स को अफ्रीका के इन जंगल्स का आइकन माना जाता है, लेकिन यहां इनसे छोटे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं, और वो है एंटीलोप। अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए इन्हें डेली स्ट्रगल करना पड़ता है। जबरदस्त कॉम्पिटिशंस वाली इनकी लाइफ का एम पेट भरना और फैमिली बढ़ाना है। जीने के लिए मुसीबतों को झेलते इन एनिमल्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनमें से दो एंटीलोप हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत है, और वो है स्प्रिंगबॉक और इम्पाला। दोनों की ही लाइफ के लिए ग्रुप में रहना क्रिटिकल है। सदर्न अफ्रीका में समर सीजन अब खत्म हो रहा है। मौसम ठंडा होने लगा है, लेकिन रिलेशनशिप्स में प्यार की गर्मी बढ़ रही है। ये इम्पाला का मेटिंग सीजन है। साल के इस टाइम मेल्स मेटिंग के लिए फाइट करते हैं। राइवल से लड़ना और फीमेल्स का पीछा करने के बीच लाइफ टफ है। खाने का तो वक्त ही नहीं मिलता, और मेल्स के हाथ से चांस बहुत जल्दी निकल जाता है। ये सबसे ज्यादा टफ टाइम है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जो जीतेगा वही मेटिंग कर पाएगा। सदर्न अफ्रीका के मैदानों में बहुत एंटीलोप हैं। यहां जितनी स्पीशीज हैं, उतनी और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है। यहां डोमेस्टिक कैट जितने वेट के छोटे डेकर्स और स्टीनबॉक से लेकर बड़े ईलैंड तक की स्पीशीज हैं, जिनका साइज और वेट एक बड़े बफलो जितना होता है। फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट्स तक का एनवायरनमेंट एंटीलोप पर डिपेंडेड है। लेकिन ये बड़े हों या छोटे, इनकी सभी स्पीशीज हर्बीवोर्स होती हैं, और इसीलिए इनकी लाइफ एनवायरनमेंटल कंडीशंस पर चलती है। वार्म इंडियन ओशंस पर मॉइस्ट विंड्स के चलने से ईस्ट में खूब बारिश होती है, एक साल में 1000 मिलीमीटर से भी ज्यादा, और इसीलिए इस पूरे एरिया में घने और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। लेकिन वेस्टर्न एरिया ड्राई रहता है, जहां साल में 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, और पूरे एरिया का एनवायरनमेंट सेमी डेजर्ट जैसा रहता है। पानी की कमी है और खाना ढूंढना मुश्किल। ड्राउट हर साल पड़ता है, और ये बहुत सिवियर होता है। टेम्परेचर लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है। यहां के हर प्लांट और एनिमल ने इन टफ कंडीशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। लेकिन रीजन के ईस्टर्न पार्ट्स में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सवाना के इस हिस्से में पानी है और चारों तरफ लाइफ है। यहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है और गर्मी कम ही पड़ती है। टेम्परेचर पूरे साल मिड 30s में रहता है। पेड़ पौधे घने और हरे भरे हैं, और ज्यादातर खाने की कोई कमी नहीं होती।
कॉन्टिनेंट के इस दूसरे पार्ट में एंटीलोप की दो स्पीशीज खूब पल बढ़ रही हैं। ईस्ट के घने हरे भरे सवानाज में इम्पाला पेट भर के खाना खाते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। अंदाजा है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन 20 लाख से भी ज्यादा होगी। एंटीलोप की सिर्फ एक स्पीशीज का नंबर इनसे ज्यादा है, द स्प्रिंगबॉक। वेस्ट के इन ड्राई ओपन प्लेन्स में 25 लाख से भी ज्यादा स्प्रिंगबॉक हैं। इन्हें जो भी पेड़ पौधा मिलता है उसे खा लेते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से ये इन टफेस्ट कंडीशंस को टॉलरेट कर लेते हैं। ग्रुप में रहने वाली ये दोनों स्पीशीज अफ्रीका में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आइस एज के बाद जब कॉन्टिनेंट को कवर करने वाले फॉरेस्ट कम होने लगे थे तो ग्रुप में रहने वाला इनका बिहेवियर दिखाई दिया। एनिमल्स पहली बार नए ग्रासी प्लेन्स की तरफ बढ़े, उनका साइज बड़ा हुआ और खाने को ढूंढने के लिए उन्होंने लंबे डिस्टेंसेस पार करने शुरू किए। अब इनके लिए एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहना जरूरी हो गया था, जिससे उन्हें मीटिंग के लिए पार्टनर आसानी से मिले और प्रेडेटर्स से भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। ज्यादा नंबर होने के बावजूद स्प्रिंगबॉक और इम्पाला कभी भी एक ही एरिया में नहीं पाए जाते। एक ड्राई एरिया में पाया जाता है तो दूसरा मॉइस्चर वाले में। अगर ये ना होते तो अफ्रीका अलग ही होता। साउथ अफ्रीका के ड्राई एरिया में 88,000 हेक्टेयर में करू नेशनल पार्क है। ये यहां के शानदार पार्क्स में से एक है। इसके चारों तरफ के ऊंचे ऊंचे न्यूफील्ड माउंटेन्स उन ओपन प्लेन्स के किनारों पर हैं जो लाखों साल पहले इनलैंड सी था। यहां की ड्राई कंडीशंस को यहां रहने वाले हर एनिमल ने अडेप्ट कर लिया है। स्प्रिंगबॉक का एक छोटा सा ग्रुप झाड़ियों वाले मैदान में घास चर रहा है। स्प्रिंगबॉक छोटे गजेल्स होते हैं जिनकी शोल्डर तक की हाइट रफली 70 to 90 सेंटीमीटर्स तक होती है और वेट 45 किलोग्राम्स तक। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इनमें ड्राउट्स की टफेस्ट कंडीशंस को सहने का करेज है। एटीन 1800s में करू को पार करने वाले ट्रैवलर्स ने लिखा है कि माइग्रेट करने वाले स्प्रिंगबॉक के ग्रुप इतने बड़े होते हैं कि उन्हें उनके कैंप को पार करने में सारा दिन लग जाता था। ये ड्राई प्लेन्स में लंबे डिस्टेंसेस तय करते थे और रीजन में होने वाली बारिश का फायदा उठाते थे। लेकिन ये भारी भीड़ पुराने जमाने की बात है। आज फार्मिंग ने पुराने माइग्रेशन रूट्स को बदल दिया है और अब करू में स्प्रिंगबॉक के छोटे छोटे ग्रुप पूरे एरिया में फैले दिखाई देते हैं।